नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस और नक्सली दोनों एक जैसे ही हैं। नक्सलियों को आंध्र प्रदेश से निर्देश मिलते हैं, जबकि आरएसएस को नागपुर से। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब वो नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। और अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा नहीं। किसानों पे बात कर सकते नहीं, मजदूरों के बारे में बात नहीं कर सकते, आदिवासी के बारे में बात नहीं कर सकते, अनुसूचित जाति के बारे में बात नहीं कर सकते, व्यापार और उद्योग के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये केवल दो उनकी जो मास्टरी है, जिसमें धर्मांतरण है और दूसरा सांप्रदायिकता, ये दोनों पे ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, कोरोना काल के कारण से बहुत सारे व्यापार व्यवसाय सब ठप हुए, अब जाके खुला है। अब ये लोग दंगा भड़का के क्या शहर को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे? ये कतई नहीं होने दिया जाएगा। आरएसएस तो नकेल कैसे कसेंगे आप? क्योंकि जैसे आप आरोप खुद लगा रहे हैं कि आरएसएस के सारे हो रहा है, तो नकेल कसने के लिए कुछ योजना प्लान बनाएंगे क्या? देखिए, कोई भी घटना है उसे बिल्कुल हल्के से नहीं लेना। ये छोटी सी घटना को बड़े बनाना चाहते हैं। हर छोटी घटना को जो दो लोग लड़ेंगे, हो सकता है उसमें भाई भाई हो सकता है दो विभिन्न जाति के लोग, हो सकता है दो विभिन्न धर्म के लोग हों, आपस में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि भूपेश बघेल पहले किसी संघ में जाएं, उसके आचरण को समझें और उसके बाद इस तरह का बयान जारी करें। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद अंतर कलह से ग्रसित है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री संघ और नक्सलवाद की जो तुलना करते हैं, वास्तविक में भूपेश बघेल जी नहीं बोल रहे हैं, उनके वामपंथी विचारधारा बोल रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, कांग्रेस उससे हट गई है। गांधीवादी विचारधारा से कांग्रेस भटक गई है। पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, कांग्रेस सिमट रही है। पंजाब आपके सामने में है, राजस्थान आपके सामने में है, नॉर्थ ईस्ट आपके सामने में है। छत्तीसगढ़ 70 सीट लेने के बाद भी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, इसका मूल कारण है कि अपने मूल विचारधारा को छोड़ करके वामपंथी के तरफ प्रभावित होना। गांधी जी अपने जीवन काल में संघ स्थान में गए और संघ स्थान में जाने के बाद में संघ के बारे में उन्होंने जो राय दी, आज मैं भूपेश बघेल जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि संघ के बारे में बोलना है तो एक बार संघ को पढ़ना चाहिए, संघ स्थान में जाना चाहिए और जा कर के संघ के कार्यों को देखना चाहिए कि आपके जो अनुयायी जिस विचारधारा को लेकर के आपको बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पतन हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी सुनिश्चित है। और ये चरमपंथी की जो भाषा जो बोली जा रही है, एक दिन कांग्रेस इसी में डूबेगी। इधर NSCI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने प्रभार संभालने के बाद मीडिया से चर्चा की। उनका कहना था कि वे अब बूथ स्तर तक जाकर के कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आने वाले समय में देखिए, निश्चित रूप से हम लोग छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम NSCI ने जैसे पिछले 7 सालों में किया है, आने वाले समय में भी छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम NSCI लगातार करती रहेगी। छात्र हित की लड़ाई NSCI जारी रखेगी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको ब्लॉक लेवल तक आज NSCI की टीम पूरी तरीके से सक्रियता से काम कर रही है। आने वाले समय में बूथ लेवल तक NSCI काम करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्राथमिकता क्या होगी आपकी अभी? हमारी प्राथमिकता छात्रों को लेकर, हमें छात्र संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों को लेकर प्रवेश परीक्षा परिणाम में जो भी तकलीफें आती है छात्रों को, उनके साथ खड़े रहने का काम है हमारा। हम लोग उनकी लड़ाई लड़ने का काम है। उस लड़ाई को हम लोग पूरी
पूरी मतलब ईमानदारी से निभाएंगे। ये गुटबाजी की भी बात सामने आती है, उसको कैसे? किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ये सब केवल कहने मात्र की बात है। हमारी सरकार में, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में किसी भी प्रकार की गुटबाजी कहीं भी नहीं है। हम 4-5 लोग थे, आपका नाम? देखिए, इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों का नाम था। पार्टी हाईकमान ने इंटरव्यू बुलाया था, उन्होंने लोगों की कार्यशैली को देखते हुए और क्षेत्र, समाज, सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। वे कोरबा स्थित कुछ माइंस का दौरा कर रहे हैं, साथ ही साथ विद्युत संयंत्रों का भी दौरा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की और आश्वस्त किया कि अभी ऐसी कोई कमी नहीं है। विजिट करता हूँ और रिव्यू भी करता हूँ। पहला उत्पादन में तेजी लाने के लिए ACCL को मैं आज विजिट कर रहा हूँ और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। और मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहाँ तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था। और 20th के बाद, 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ही कहना है कि आज से ही, आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। बाकी मैं समीक्षा करके बाद में कांग्रेस माहौल बना रही है क्या कि कमी बढ़ रही करके? ऐसा कुछ, मुझे तो इसमें पॉलिटिक्स कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है उतना हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला ज़रूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए, आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। बस्तर नगर पंचायत में लगभग 12 वार्डों को जोड़ने का विरोध करते हुए आज आदिवासियों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि उन्हें इस नगर पंचायत से हटा देना चाहिए। उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद के अनुसार वे नगर पंचायत से जुड़ने के बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं का लाभ अब उन्हें मिलना बंद हो गया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की। जी, हम बस्तर से आए हैं, नगर पंचायत खटा की ग्राम पंचायत में। अच्छा, दिक्कत क्या है? नगर पंचायत से सरकार कहती है कि वहाँ बहुत विकास होगा, आप लोग को सुविधाएं होंगी, आप लोग को पसंद नहीं है? जी, जब से नगर पंचायत बना है ना, तब से हमारे आदिवासियों का 98% जो उनको मूलभूत सुविधा मिलता था उनसे न वंचित हो गए। अच्छा जी, अच्छा, क्या हो गया? क्या क्या दिक्कत हो गई? अगर एक आध दो बताओ आप तो। जी, जैसे कि रोजगार गारंटी नहीं मिल पा रहा है। हाँ। और जब भी नगर पंचायत में जब भी काम चल रहा है ना, वो बाहरी के पूंजीवाद लोग आके सब ले रहे हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को एक भी नहीं मिल रहा। अच्छा, और कोई दिक्कत है? जी, और अभी तो नगर पंचायत में हमारे आदिवासी इतना तो कमा नहीं सकते। टैक्स, पानी टैक्स, सफाई टैक्स वो है। वहीं इस मामले को लेकर के राज्यपाल का कहना था कि इन तमाम मामलों को लेकर के वे गंभीर हैं और संवैधानिक अधिकारों के हनन जैसी शिकायतें उन्हें प्राप्त हो रही हैं। वे स्वयं भी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। देखिए, आज मेरे पास बस्तर संभाग के करीब 12 पंचायतें, जो कि ग्राम पंचायत जिनकी पहले थी, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर ग्राम पंचायत पहले हुआ करती थी, वहाँ पर नगर पंचायत बना दी गई और ये विगत जब से बनाए हैं तब से इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये करीब 34 ऐसी नगर पंचायत है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और कुछ नगर पालिका भी है और नगर निगम भी है। पहले से जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो उसके पहले से भी कुछ नगर निगम भी है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत। लेकिन बाद में 2003 में 16 बनी और 2007 और 9 में 18, ऐसे 34 और पहले से 44 पूर्व में थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें, जबकि 80 ग्राम पंचायत इससे प्रभावित हुई है। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा को काफ़ी वक्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है और पार्षदों का कहना है कि सामान्य सभा को टाला जा रहा है।
वे इस संबंध में महापौर से लगातार चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से मिल करके इसकी शिकायत की है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द सामान्य सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने आज मीडिया से चर्चा के विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। साथ ही साथ जब सवाल पूछा गया कि उनके पास लगातार समस्याएं आ रही हैं, आदिवासी क्षेत्रों से आ रही हैं, लोग यहाँ पर पहुंचकर अपने दुखड़ा सुनाते हैं, प्रदेश सरकार तक यहाँ पर आ चुकी है और विपक्ष तो आए दिन यहाँ पर पहुँचता रहता है, तो उनका कहना है कि वे यहाँ पर हर किसी की समस्या को सुन रही हैं और जो भी राज्य सरकार से संबंधित या अलग अलग विभागों से संबंधित होती हैं, वे उन शिकायतों को उन्हें अग्रेषित कर देती हैं। देखिए, पक्ष विपक्ष मेरे लिए तो, और जो भी कुछ इस प्रदेश की जो जनमानस है, जनता है, कोई भी व्यक्ति अगर आता है और किसी भी तरह के मेरे पास अपनी मतलब आवेदन देता है, अपनी मतलब समस्या बताता है, तो मेरा फर्ज होता है कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूं। और उसी दिशा में मैंने मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया। बहुत सारे ज्ञापन मेरे पास आए, सामाजिक संस्था के आए, केवल राजनीतिक संगठन के ही नहीं आए, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार लोग हों, उनकी अपनी शिक्षकों की समस्या हो, और भी अनेक समस्या अलग अलग विषयों को लेकर मैं उनका ध्यान आकर्षित करते रहती हूँ। तो मेरा काम है सरकार का ध्यान आकर्षित करना और उसका समाधान प्रशासन शासन स्तर पर ही हो, इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ। आज दुनिया भर में अष्टमी का हवन आयोजित किया गया है। दोपहर 3:10 के बाद से अलग अलग क्षेत्रों में इस हवन के आयोजन की सूचनाएं हमें प्राप्त होती रहीं। आकाशवाणी स्थित काली मंदिर में भी हवन को लेकर के जोर शोर से तैयारी की गई थी। एक दिन पूर्व से ही यहाँ पर हवन की विधि बना दी गई थी और भक्तगण इस पे जुड़ने लगे थे। साथ ही साथ दोपहर के बाद में भक्तों का तांता लगातार बढ़ता रहा और संख्या बढ़ती रही। इसके बाद हवन का आयोजन हुआ। पुजारी ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले साल कोरोना की वजह से लोग इस हवन में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन इस बार जब कोरोना जा चुका है तो वे माता का आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित रावा भाटा में इस बार मुंबई के आतिशबाज आकर के आतिशबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ रावण दहन को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इसके पहले यहाँ पर आकर्षक विद्युत सजावट की वजह से भी ये रावण दहन समिति चर्चा का विषय बनी रही थी। वहीं इस बार आतिशबाजी को लेकर के भव्य तैयारियां की गई हैं। इस हेतु एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी और आयोजन समिति के लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस बार कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं और सरकार की ओर से भी उन्हें काफ़ी मदद मिल रही है। कोरोना के नियमों का ध्यान में रखकर यहाँ पर लोगों को प्रवेश दिया जाएगा और वैक्सीनेटेड लोगों को ही केवल यहाँ पर प्रवेश देने की बात कही है। उन्होंने आयोजन को लेकर के CTV7 को जानकारी दी। दशहरा उत्सव समिति और दूधाधारी मठ के संयुक्त तत्वाधान में जो यहाँ पे दशहरा उत्सव का आयोजन होता है, इस आयोजन को परंपरा के अनुसार ही मनाया जाता है, क्योंकि इसका एक अपना इतिहास है। इसका एक पौराणिक और सांस्कृतिक इतिहास है। 150 साल पुराना हमारा दशहरा है और उस समय से दशहरा होते आ रहा है। जब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई बैरिकेड नहीं लगता था, कोई समितियाँ नहीं हुआ करती थी, उस समय दशहरा होते आ रहा है। पहले से परंपरा के अनुसार रामलीला आती थी और प्रतीकात्मक रूप से जो पुतला आप देख रहे हैं उसका वध होता था और एक कलर रूपी पटाखा फोड़ा जाता था गुलाबी रंग का, उससे पता चलता था कि ये रावण मर गया। उसके बाद एक हरे कलर का पटाखा फूटता था, उससे लगता था कि अब रावण का वध हो गया। और लोग यहाँ से सोन पत्ती, जो हम लोग परंपरा को निभाते हैं, रावण दशहरा के दिन रावण वध के बाद सोन पत्ती एक दूसरे को वितरित करते हैं और खुशी मनाते हैं कि हमने अब उस दशहरा से स्वर्ण अपने घर लेकर के आया है। तो स्वर्ण रूपी जो पत्र यहाँ जो बिकता है उसको हम लोग लेकर के घर जाते हैं। तो वो एक परंपरा हुआ करती थी, उसमें हमने थोड़ा सा नयापन लाया, जैसा जनता की मांग को देखते हुए कि और जगहों में जैसे आतिशबाजी होती थी, लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक आयोजन है। सांस्कृतिक आयोजन मंच के माध्यम से जो हमारे पारंपरिक त्यौहार है, उन सब त्यौहारों को लेकर के जो एक संगीत गाना के रूप में बना है, उसको यहाँ पे मंचस्थ किया जाता है। CTV7 न्यूज़ रायपुर ब्यूरो। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है। साथ ही साथ YouTube पर भी आप इसे देख सकते हैं और अगर आप YouTube पर इस समाचार को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ख़ास बात और है कि आप भी अगर पत्रकारिता के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर संपर्क करें, अपने क्षेत्र की एजेंसी लें और पत्रकार के रूप में कार्य करें। फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।